हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका सरिता राठौर ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की जो मैं बात करने जा रही हूँ वो स्पाइडरमैन, एक ईमानदार चोर की बात करूँगी। फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं इस कहानी पर प्रकाश डालते। ये कहानी 28 नवंबर 2030 की, अभी की 2023 की घटना है फ्रेंड्स। 28 नवंबर 2023 को एक ईमानदार चोर और स्पाइडरमैन बनकर कैसे उसने चोरी की, चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं। ये घटना है कोयम्बटूर की, जहाँ का जो ज्वेलरी शॉप होता है बॉस लुकास ज्वेलरी शॉप, जो तीसरी मंजिल पर होता है ये ज्वेलरी शॉप। और वहाँ पर फ्रेंड्स आपको बता दें, ना ही कोई ताला टूटता है और ना ही कोई तोड़ा फोड़ी होती है। कैसे अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं कि चोर गया कैसे अंदर। ओनली जो उनकी दुकान तीसरी मंजिल पर होती है, एक छोटी सी खिड़की होती है, जो छोटी सी खिड़की से कोई बाहर निकल के नहीं भाग सकता है, क्योंकि पूरी प्लेन दीवार और बाहर कुछ भी नहीं जाने का। अगर ऊपर से कोई कूदेगा तो वो शायद ही कोई बच सकता है तीसरी मंजिल से कूदने पर। तो कोई संभावना ही नहीं कि चोर यहाँ से भी आ सकता है या कोई यहाँ से जा सकता है। तो 28 नवंबर को जब दुकान खुलती है 29 को, तो देखते हैं कि सारा का सारा सामान वैसे ही, लेकिन कुछ ना कुछ बिखरा हुआ लग रहा है। तो जाते हैं अंदर, देखते हैं कैश तो, क्योंकि ज्वेलरी शॉप में कैश तो वो पहले से ही जो कैश आता है सारा बैंकों में जमा हो जाता है। दुकान में कैश कुछ भी नहीं था, लेकिन लाखों के गहने थे, कम से कम 40-50 लाख के गहने उस दुकान पे मौजूद थे उसमें। लेकिन चोर ने उन गहनों को कुछ नहीं किया। इतने हीरे जवाहरात सारे कुछ थे, लेकिन किसी को उसने हाथ भी नहीं लगाया। और बस उन्होंने जो वो चोर था उसने बस कैश देखा कि किस में कैश है, कौन सी ड्रॉर में कैश रखा हुआ है। उसने सब में कैश देखा, लेकिन उसको कैश नहीं मिला, क्योंकि उसको कैश चाहिए था। उसको कैश जब नहीं मिला तो इतने ज़्यादा हैवी गहने और ज़्यादा वजन वाले, लेकिन उसने किसी को हाथ नहीं लगाया। बस उसने कुछ गहने जो कि सीसीटीवी कैमरे में पुलिस ने देखा कि वो गहनों को चेक कराई कितना वजन का है, क्योंकि और बहुत ज़्यादा वजन का नहीं, उसने हल्के ही वजन के कुछ 2-3 गहने लिए और बस जेब में डाले, और वो वहाँ से गहने लेकर उस खिड़की से निकल जाता है। अब पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि बंदा आया कैसे और कहाँ से गया। वो खिड़की से निकलता हुआ तो दिखा नहीं है, खिड़की खुली हुई थी। ये देखा कि कोई आया, खिड़की से गया, पर आया कैसे ये पुलिस को नहीं समझ में आ रहा था। सीसीटीवी कैमरे में दिखा, फिर उसमें कैमरे में फेस निकलता है। जब फेस एक जगह उस चोर का दिखता है तो वो फेस को सब जगह दिखाया जाता है, सब जगह वायरल कर दिया जाता है। देखो ऐसे ऐसे करके ये सदस्य है जिसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है यहाँ पर। तो पता किया गया, फिर वहाँ पर पता किया गया कि हाँ एक जगह कि ये सदस्य हमारे यहाँ पर है, ठीक है। तो उस सदस्य का नाम होता है विजय मुनिरत्नम, जिसने चोरी की थी। तो वहाँ मोहल्ले में पता किया जाता है कि मोहल्ले वालों ने पहचान लिया कि हाँ ये तो विजय मुनिरत्नम है। तो उसके घर पर जाते हैं, वो तो वहाँ से फरार हो जाता है। विजय तो वहाँ पर नहीं रहता है, लेकिन उसकी बच्ची 7 महीने की बच्ची और उसकी पत्नी रहती है। तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है और उसको थाने ले जाती है, जेल में बंद कर देती है, क्योंकि वो चोर की पत्नी है, उनके सहारे से ही वो आ सकता है। लेकिन वो वहाँ से फरार हो जाता है। विजय जब फरार हो जाता है, बच्ची छोटी है क्योंकि माँ से अलग रह नहीं सकती है बच्ची, तो बच्ची भी माँ के साथ में लॉकअप में ही रहती है। अब विजय बहुत परेशान, वो भाग जाता है, वहाँ पर जंगलों में छिप जाता है। जंगल में छिप जाता है। पुलिस को पता चलता है कि शायद वो जंगल की तरफ गया है। जंगल में जाते हैं, क्योंकि उसको चढ़ने का, जो स्पाइडरमैन होते हैं ना, चढ़ जाते हैं। आप फिल्मों में देखा होगा या कहानियाँ सुनी होंगी, स्पाइडरमैन आया और वो सब चीज़ें, वो एकदम स्पाइडरमैन की जैसे पेड़ों पर चढ़ना और चिकनी दीवारों पर भी चढ़ना उसको अच्छे से आता था। तो पुलिस को जब जंगल का पता चला तो पुलिस नहीं देख पाई वो कहाँ, लेकिन उसने पुलिस को वहाँ से चकमा दे दिया जंगल में। जंगल से जब उसने चकमा दे दिया तो अब पुलिस बहुत परेशान के, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, 10 दिन हो चुके थे, पता नहीं चल रहा था कुछ भी। तो फिर ऐसे करके वो वहाँ से निकल जाता है, कोयम्बटूर से निकल के वो चेन्नई जाता है। और वो चेन्नई जाता है तो वहाँ से एक
अलग से फ़ोन करता है। तो उसने क्या किया कि जब भी अपने घर पर कॉल करता था वो, तो पुलिस ने सर्विलांस पे सारे नंबर डाल दिए थे, घर के, रिश्तेदारों के, जिनको भी वो कॉल कर सकता था पुलिस ने सारे नंबर सर्विलांस पे डाल दी थी। कभी भी इसका कॉल आएगा और हम इसके जरिए यहाँ तक लोकेशन तक पहुँच के हम इसको अरेस्ट कर लेंगे। तो पुलिस अपना काम कर रही थी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। एक बार उसका कॉल आया कि मैं चेन्नई से कॉल आया है कि मैं मरीन बीच में हूँ। तो वहाँ पर क्योंकि पुलिस वहाँ पर पहले से ही तैनात रहती है बीच में, तो यहाँ की पुलिस ने वहाँ कॉल किया कि ऐसे ऐसे कॉल आया है वहाँ पर। तो फ़ोन, जिसका फ़ोन था वहाँ पर गए कि ये नंबर आया था, तो वो नंबर पानीपुरी वाले का होता है। तो पानीपुरी वाले ने बोला कि भाई हाँ एक नौजवान आया तो था, एक भाई काले कपड़े पहन रखे, तो उसने उसके फ़ोन की बैटरी नहीं, तो उसने बोला भाई मुझे एक कॉल करनी है। तो उसने कॉल किया भाई, और वो कॉल करके चला गया। वहाँ पर भी पुलिस को कुछ नहीं मिला, खाली हाथ आई पुलिस वहाँ से। तो फिर उसका दूसरे नंबर पे कॉल आता है, दूसरे फ्रेंड्स, क्योंकि उसकी पत्नी जो उस समय अरेस्ट थी, तो वो अपनी पत्नी के हालचाल लेने के लिए कॉल किया करता था कि मेरी पत्नी कैसी है, बच्ची कैसी है। इस वजह से वो बदल बदल के नंबर से कॉल कर रहा था अपने परिवार का हाल चाल जानने के लिए। तो उसने फिर कॉल किया दूसरे नंबर से, जो बस स्टैंड के पास से, वहाँ से कॉल आता है। तो वो राहगीर था, वो अनजान इंसानों से ही, क्योंकि राह चलते कोई भी जब आदमी की किसी का फ़ोन नहीं है तो आदमी, हर इंसान मदद कर देता है कि चलिए आपको। तो उसने दूसरे फ़ोन से फ़ोन किया, तो उसने बोला कि मुझे बात करनी है अपने घर पे, प्लीज़ दे दीजिए। तो उसने नंबर से कॉल किया। फिर पुलिस ने देखा ये वहाँ का ही नंबर है चेन्नई का, तो फिर उस आदमी के पास गई, ये कहाँ से फ़ोन मिला और किससे बात हुई। तो उसने बताया एक आदमी नौजवान आया था जो काले कपड़े जिसने पहन रखे थे, और उसने बोला कि मुझे अपने घर पे ज़रूरी बात करनी है, थोड़ा फ़ोन दे दीजिए। तो मैंने उसको फ़ोन दे दिया, उसने बात की और वो चला गया। मैं नहीं जानता कौन था। पुलिस वहाँ पर भी खाली हाथ, कुछ नहीं, वो वहाँ से भी निकल चुका था। फिर ऐसे करके एक और कॉल आता है। उसके बाद में उसकी जो लोकेशन रहती है वो कोयम्बटूर की रहती है, और उस नंबर पे कॉल आता है। तो उसने भी यही बोला कि वही ऐसे ऐसा शख्स था और इसने बात की, और मैं तो नहीं जानता हूँ उसको। तो कोयम्बटूर से जब कॉल लोकेशन देखी पुलिस ने, तो ये तो यहाँ की लोकेशन है। वो उन घर पे जाते हैं, उनको पता चला कि एक ये रिलेटिव के यहाँ पर आया हुआ है, रिश्तेदार के यहाँ पर आया, और रिश्तेदार के यहाँ गए तो वहाँ छापा मारा, वो वहाँ से भी निकल चुका था। सोचिए कोई जगह नहीं थी निकलने की, इतनी ऊंचाई थी, वो वहाँ से छलांग लगा के स्पाइडरमैन बन के उनके रिश्तेदार के घर से भी निकल जाता है। पुलिस वहाँ से भी खाली हाथ। फिर पुलिस ने बोला कि अभी ये यहाँ पर ही है, लोकल में है, और इसको ज़रूरत पड़ेगी कॉल करने की, और ये कॉल करेगा, इसको सिम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कब तक ये किसी का फ़ोन मांग मांग के ऐसे कॉल करता रहेगा। तो पुलिस को बस इस बात का इंतज़ार था कि अब ये फ़ोन खरीदेगा, ये सिम खरीदेगा। तो जितने भी सिम जो बेचने वाले भाई होते हैं, सबको पुलिस अलर्ट कर देती है, फ़ोन कर देती है, और जहाँ जहाँ मेन एरिया है वहाँ पर पुलिस खुद वहाँ पर तैनात हो जाती है। और क्योंकि फेस तो सबको पता था फ़ोटो की, ये पर्सन है, इसका हुलिया ऐसा, शक्ल ऐसी है, क्योंकि हुलिया उसको पहले लोगों ने बता दिए थे। उसने ब्लैक कपड़े पहन रखे थे, उसने इस बार अपने कपड़ों को चेंज कर दिया था। उसने जीन्स और टी शर्ट इस समय पहन रखी थी, जो कि पता है आप सभी को, पहले से पुलिस को पता था, वो हर जगह तैनात थी। तो जैसे ही वो सिम निकालने के लिए जाता है वहाँ पर, और अपना पता पुलिस ने पहले बोल दी थी पूरा डिटेल ले लेना, जो भी सिम निकालने के लिए आ जाए उनका पूरा डिटेल पता ज़रूर ले लेना। जैसे ही सिम के लिए ये बंदा दुकान पर पहुंचता है, वहाँ पुलिस पहले से ही होती है, तो इसने अपना नाम बताया। जैसे ही अपना नाम बताता है वैसे ही इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो वहाँ जब इसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो फिर इसको बुलाया जाता है, भैया पूछा जाता है इससे कि क्यों तुमने चोरी की और ऐसा क्यों किया। तो बहुत ही जब इसने अपनी सच्चाई बताई तो सब एकदम से सोच के दंग रह गए कि ऐसा भी ईमानदार पुलिस वाला होता है। तब इसने बताया कि मैंने एक ज़मीन ली थी, मैं अपनी बीवी और बच्ची के लिए एक छोटा सा
रहने के लिए व्यवस्था कर रहा था। मैंने छोटी सी ज़मीन ली थी, उसके लिए मैंने रुपए दे दिए। कुछ रुपए उसमें से 1 लाख रुपए कम पड़ रहे थे, जो कि मैंने अपने रिश्तेदारों से भी मांगे, सबसे मदद के लिए गुहार लगाई, पर मेरी किसी ने मदद नहीं की। तो मैं एक मोबाइल शॉप पे काम करता था। पहले तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इस दुकान से कुछ 4-5 मोबाइल चोरी कर लेता हूँ महंगे महंगे, तो मेरा 1 लाख रुपए तक हो जाएगा और बस। लेकिन मोबाइल की दुकान पर बहुत भीड़ होती है, तो मैं वहाँ पर चोरी कर नहीं सकता था। तो मैंने वो आइडिया को वहीं रहने दिया कि नहीं, ये नहीं कर सकते हम। तो वहाँ सामने ही दुकान थी ज्वेलरी शॉप की, तो उसने बोला हाँ मैं यहाँ पर चोरी कर सकता हूँ। और उसने एक बार वहाँ दुकान पे ज्वेलरी शॉप पे गया, उसने देखा कैसा क्या है। उसने एक खिड़की देखी जो तीसरे मंजिल पे, उससे कोई रास्ता नहीं था। उसने कहा ये अच्छा है, मैं यहाँ से आकर और चोरी कर सकता हूँ आके। और इसलिए मैं वहाँ पर गया और मैंने खिड़की से जाकर वहाँ पर चोरी की। मैंने कुछ नहीं लिया, ओनली मैंने देखा कि पुलिस ने पूछा तुम्हारे सामने इतने सारे ज्वेलरी रखी थी, फिर तुमने इतने कम गहने क्यों लिए? तो उसने बताया क्योंकि मुझे चोरी नहीं करनी थी, मुझे बस अपनी जितना मुझे ज़रूरत था मुझे उतना ही लेना था। मुझे गहने मैंने इसलिए कम लिए क्योंकि मेरी जो वाइफ के गहने हैं वो अक्सर बताया करती थी सोना ये भाव चल रहा है, 1 तोले का भाव इतना है, 2 तोले का इतना है। तो मैंने बस 3 तोला ही लिया ताकि 1 लाख रुपए जितना हो जाए, क्योंकि 1 तोले का मेरी बीवी बताती है कि 60 जो भी हज़ार चल रहा है। तो मेरे घर पे जो गहने हैं उसी अंदाज से मैंने उनका ऐसे हाथों से वजन किया कि हाँ ये इतना हो सकता है, इतने में मेरा 1 लाख का काम हो जाएगा। तो मैंने उसके हिसाब से वो रुपए लिए। पहले तो मैं कैश देख रहा था कि अगर कैश मिल जाए तो मैं कैश ही ले जाता हूँ, पर वहाँ कैश नहीं था। तो मैंने ओनली इतने कम 2-3 ग्राम के जो गहने होंगे वो उसने जेब में डाले, और जेब में डाल के जो खिड़की थी तीसरे मंजिल पे, उस खिड़की से मैं वापस आया। उसने ये पूरी सच्चाई जब पुलिस को बताई तो पुलिस भी हैरान रह गई कि कितना ईमानदार। एक तो जब उसने है तो ईमानदार चोर, पर उसने जो जुर्म किया उसकी सज़ा भी है। एक मन इसको छोड़ दिया जाए, लेकिन इसने जो जुर्म किया उसको सज़ा भी मिलेगी, क्योंकि इतनी बड़ी, इसको अगर और कोई चोर होता बड़ी वारदात भी दे सकता था, कितने सारे गहने लाखों की चोरी हो सकती थी। लेकिन उसने ओनली 1 लाख के जितने जेवर बनते उसने उतने ही चुराए। तो यहाँ पर क्योंकि चोरी तो चोरी है, छोटी हो या बड़ी हो, उसने चोरी तो की है। तो फिर उस पर केस लगा और उसको अरेस्ट किया गया और उसको जेल भेज दिया जाता है फ्रेंड्स, FIR करके। जेल के बाद में फिर वो बरी भी हो जाता है, क्योंकि वो पहले से उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, ना वो चोर था ना वो कोई अपराधी था। बस उसको जितनी ज़रूरत थी उसने उतनी लेने की कोशिश की उसने, लेकिन चोरी की तो की, उसका इरादा गलत था, इसलिए उसको जेल भेज दिया जाता है। फिर वो वापस आ जाता है। और ये थी ईमानदार चोर स्पाइडरमैन की स्टोरी, क्योंकि इसमें जो जिस हिसाब से जिस एंगल से चोरी की थी उसमें जो हमारे पुलिस के भाई होते हैं वो भी नहीं चढ़ पाए, क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर अच्छा चढ़ के देखो, जब इसकी जांच इन्वेस्टिगेशन चल रही थी कि चोरी आखिर कैसे कोई कर सकता है, इतनी ऊंची खिड़की है। तो जो पुलिस वाले भाई थे उनको भी चढ़ाने की कोशिश की गई ग्राउंड से 3rd तक। तो उनके जो पुलिस वाले अच्छे हट्टे कट्टे भाई थे, उन्होंने कहा ये लोग चढ़ सकते हैं। वो कम से कम 4-5 फीट भी नहीं चढ़ पाए और नीचे नहीं, हार गए वो, क्योंकि चिकनी दीवारें थी वहाँ पर, वो नहीं चढ़ सकते थे। तो वो जब पुलिस वाले भाई भी हार गए तो वही वो उन्होंने बोला कि तुम कैसे चढ़े? तो उन्होंने वो जो स्पाइडरमैन जो चोर होता है उसने बताया कि मैं बचपन से ही मैं चिकनी दीवारों पर आराम से चढ़ सकता हूँ और मैं आसानी से वहाँ पर। फिर जब उसके बाद में पुलिस वाले भाइयों ने फिर से उसको बोला कि आप फिर से डेमो दीजिए, आप कैसे चढ़े थे, कैसे चोरी की थी। तो वो भाई ने फिर से जाके फटाफट हाथों और पंजों के उससे, पैर के पंजों हाथों के सहारे से फिर से वो तीसरी मंजिल उसी खिड़की में एंट्री कर लेते हैं जैसे उन्होंने चोरी के समय वो की थी। तो फ्रेंड्स ये थी स्पाइडर मैन चोर की एक कहानी और एक ईमानदार चोर की कहानी। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, राधे राधे।